तो बच्चों आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने अपना इंग्लिश का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का पेपर दे दिया है और आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका पेपर एफिशिएंट वे में टाइम पे कंप्लीट हो, गलतियां कम से कम हो और नंबर कटने के चांसेस भी ऑब्वियसली कम से कम हो। मैंने ऐसी ही एक स्ट्रेटेजी आपको इंग्लिश के लिए दी थी जिसमें मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी। ऐसी ही एक स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए मैथ्स के लिए भी लेके आया हूँ। 11 तारीख को आपका मैथ्स का पेपर है और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें भी उन गलतियों को ना करें जो बाकी बच्चे करते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि आपका जो पेपर है वो टाइम पे कंप्लीट होगा। तो चलिए अपन बात करते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट योर बोर्ड एग्जाम पेपर फॉर द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो अपने को ध्यान रखना है, वो क्या है कि आपको उस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं। मैंने यही चीज़ आपसे इंग्लिश में भी कही थी। इंग्लिश में मैंने आपसे कहा था कि आप राइटिंग सेक्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर आप मार्क्स टू टाइम का रेशियो देखोगे तो वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। वैसे मैं यहाँ भी बताना चाहता हूँ, जिस भी सेक्शन के 5 नंबर वाले क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि हाईएस्ट है, ऑब्वियसली वही है, तो फिर आप उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करिए। अब सवाल ये आता है कि कई बार सर एक सेक्शन हम अटेम्प्ट तो कर लें पर उसके मान लो 6 सवाल नहीं आ रहे, 4 आ रहे हैं, तो 2 के लिए उतना ही स्पेस छोड़ दो। 1.5 से 2 पेज अगर आपको लगता है कितना लगेगा, 1 पेज ज़्यादा छोड़ दो। एग्जाम के लास्ट में क्योंकि आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट होगा तो आपको रिव्यू करने का मौका मिलता है। फिर जो पेजेस नहीं भरे हैं या क्वेश्चन नहीं आए हैं या खाली रहेगा, वहाँ पर आप बड़ा बड़ा PTO है ना वो लिख के आ सकते हो। उससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता रहेगा कि पेज को पलटना है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये टेंशन मत लेना कि सर एक सेक्शन में अगर 4 क्वेश्चन आए 2 नहीं है, उसके लिए स्पेस छोड़ना सीखो। यू शुड नो कि आपको कितना स्पेस लगेगा। आपको लगता है बस एक पे ज्यादा छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट पहले वही करना है जिसके ज्यादा मार्क्स है। इसमें भी एक ऑर्डर है। इसमें भी दूसरा पॉइंट क्या है, सर आपको टिक सर्किल क्रॉस मेथड को अटेम्प्ट करना है। अब ये दोनों चीजें एक साथ चलेगी, हैंड इन हैंड। देखो टिक सर्किल क्रॉस में पहले भी बता चुका हूँ, मल्टीपल वीडियोस में बोल चुका हूँ। वो क्वेश्चन जो आपको देखते ही समझ में आ गए, सॉल्व हो जाएंगे किसी भी सेक्शन में। ऑब्वियसली आपका पहला चॉइस होगा हाईएस्ट मार्क्स वाला सेक्शन। फिर उसमें भी आप देखोगे जो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है उस पर टिक लगाने वाला क्वेश्चन है, तो सर उसके ऊपर टिक लगा के बाद के लिए मत छोड़ो, उसको हाथों हाथ सॉल्व कर दो। फिर मान लो अगर आपके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, अब आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, अगला क्वेश्चन ये समझ में तो आ रहा है पर कहीं ना कहीं जाके अटक भी सकता है और आप थोड़ा सा टाइम दो तो हो सकता है सॉल्व हो जाए, वो सर्किल की कैटेगरी में आएगा। उसमें आप क्या करोगे, सर सर्किल की कैटेगरी में सर्किल लगा के छोड़ दोगे, फिर आगे बढ़ोगे और ढूंढोगे कि और टिक वाले क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन क्योंकि टाइम खाने वाला है, अब भाई एक सेक्शन है तो एक सेक्शन में तो आप ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो, नंबर सही लिख के आना है एग्जाम में बस। फिर आप देखोगे ऐसा कोई क्वेश्चन जो देखते ही समझ में नहीं आ रहा, उस पर हाथों हाथ क्रॉस लगा देंगे। इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में डील करेंगे हम। समझ में आ गई बात। तो टिक सर्किल क्रॉस मेथड सबसे एफिशिएंट है। टिक वाले क्वेश्चन क्योंकि आप देखते ही सॉल्व कर दोगे तो ये एफिशिएंट मैनर में सबसे जल्दी सॉल्व होंगे। समझ में आया। ऐसा भी हो सकता है कि 80 नंबर के पेपर में ये टिक सर्किल क्रॉस लगाते लगाते पहली बार में आपको मात्र 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन ही सॉल्व हो, बट वो 20 नंबर के क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और आपको ऑलरेडी पता है कि सर्किल वाले क्वेश्चंस कौन से, तो उस पर आप आराम से ध्यान दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, वरना तुम फोकट में एक्स्ट्रा लिख के आओगे अगर आप कम वालों को पहले अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक नंबर वाले पहले अटेम्प्ट करते हैं, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू शुड बी नोइंग दैट कि आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन में कितना टाइम अलॉट करना है। अगर आप ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं कि सर हम थोड़ा सा, हो सकता है आपका मूड करके 3 नंबर वाले क्वेश्चन पहले कर लूं, है कि नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको एक थंब रूल बता देता हूं जिसको आपको ध्यान रखना है। ये थंब रूल मैंने आपको लगभग हर एग्जाम में हर वीडियो के अंदर दिया है कि 2 into मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन इज इक्वल टू टाइम इन मिनट्स टू बी अलॉटेड फॉर द क्वेश्चन। इंग्लिश वाले में भी कहा था अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। मैथ्स में ये एग्जैक्टली काम नहीं करेगा। 5 नंबर वाले क्वेश्चंस 10 मिनट में कई बार नहीं होते। LPP का क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, नहीं हो रहा, 10 मिनट में कतई नहीं होता वो, ठीक है। और गलती से अगर ऐसा आ गया अनबाउंडेड वाला तो और मेहनत लग जाएगी, है ना। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, हो जाता है 10 मिनट के अंदर। मान लो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन शायद वो इस साल नहीं आ रहा, मैट्रिक्स मेथड के ऊपर क्वेश्चन आ गया, हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। तो मल्टीपल क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 10 मिनट में नहीं भी होंगे, उनका क्या करोगे, तो आप कहां से टाइम निकालोगे। समझ में आया। तो ये थंब रूल है, ये मैक्सिमम मार्क्स दिखाता है, ये मैक्सिमम टाइम बता रहा है कि भाई 2 नंबर के क्वेश्चन में 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। अगर वहां पर 3 मिनट में कर सकते हो तो करो, क्योंकि 5 नंबर वाले क्वेश्चन टाइम खाएंगे। तो ये थंब रूल ले लो। तो अगर आप सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट करना चाहते हो, इसको ध्यान रखना है। समझ में आ गया। अगर वो 20 मार्क्स का सेक्शन है, 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, कोशिश करो 30-35 में हो जाए। समझ में आ गई बात। घड़ी आप लेके जाएं या फिर एग्जाम में लगी होगी, उसको फॉलो करना है। आई होप समझ में आ गई होगी बात। चौथा पॉइंट, ये मैंने इंग्लिश में भी कहा था कि डोंट डू अननेसेसरी कटिंग
एंड ओवर राइटिंग इन आंसर्स, क्योंकि यहाँ पर बच्चों एक्स वाई जेड मिक्स होते टाइम नहीं लगता, तुम एन लिखते लिखते एक्स लिखने लग जाओगे, वाई लिखते लिखते पी लिखने लग जाओगे, पता ही नहीं पड़ेगा। ओवर राइटिंग से तो बचना। कटिंग चलो थोड़ी बहुत हो जाती है, चलेगी, बहुत ज्यादा हो तो मैं फिर तो आपको सजेस्ट वही करूंगा, क्वेश्चन को काट के दोबारा से नया आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेकिन अगर ओवर राइटिंग करते हो तो बच्चों ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये टीचर को कंफ्यूज कर देगी। किस चीज में कंफ्यूज कर देगी कि सर इस वेरिएबल को, इस पॉइंट को मानना क्या है, एक्स लिखा है, पी लिखा है, वाई लिखा है, क्या लिखा है। तो ये गलती नहीं करेंगे, एग्जाम पेपर क्लीन रखेंगे। हमारा 2 नंबर का टेस्ट हुआ करता था और हमारे सर -1/2 कर दिया करते थे 2 नंबर के क्वेश्चन में, यानी कि सीधा सीधा 25% मार्क्स जाते थे कटिंग के। इतनी सी भी कटिंग दिख जाती थी तो सीधी सी बात है, उसमें हमने प्रैक्टिस करी है तो हमारी कटिंग ना के बराबर होती थी। और अगर किसी क्वेश्चन में ज्यादा कटिंग होगी तो काट के दोबारा शुरू कर दो। तुम्हारी स्पीड इतनी फास्ट होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है सर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर पेंसिल यूज करेंगे फिगर्स बनाते वक्त। एलपीपी में आपको ग्राफ बनाने के लिए तो ग्राफ तो आएगा ही सर, ऑब्वियसली तो आपको बनाना पड़ेगा, तो आपको सारे के सारे फिगर्स किससे यूज करने पड़ेंगे, पेंसिल यूज करेंगे इनके लिए। ग्राफ के लिए पेंसिल यूज करेंगे। अगर कहीं पर सपोर्टिव डायग्राम बनाना पड़ रहा है तो पेंसिल का इस्तेमाल करें। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में किसी फंक्शन का ग्राफ पूछ लिया गया है, पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गई बात, पेंसिल इज मस्ट। पेन से कोई भी कार्यक्रम मत करना, नंबर कटेंगे। दूसरी बात, जो भी ग्राफ्स आप बनाते हो उन ग्राफ में अगर आप, कई बार ऐसा लगता है कि वो ग्रीन वाले या ब्लू कलर के ग्राफ्स में आपकी पेंसिल दिखाई ही नहीं देती है, मैं इसका सॉल्यूशन पहले भी दे चुका हूं। शार्पन वाली पेंसिल का काम सिर्फ सर्कल बनाने के लिए, कंपास में लगाने के लिए करा कर, उसको यूज करना छोड़ दो। मैकेनिकल पेंसिल आती है 0.5 mm या 0.7 mm, जो तुम्हारा मन करे। मैं 0.5 सपोर्ट करता हूँ, वो डार्क चलती है काफी ज्यादा। ग्राफ को पहले वो जो आपकी नटराज अप्सरा वाली पेंसिल होती है ना, शार्पेबल पेंसिल, उनसे आप बना सकते हो। फिर बाद में वो मैकेनिकल पेंसिल से आप उस पर लाइन खींचे, काफी डार्क और काफी स्मूथ दिखेगा, काफी नीट एंड क्लीन दिखेगा, वो एक्यूरेट होती है। 0.5 mm ज्यादा बेटर है, मैं फिर भी बता रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं हाथ से टूट जाती तो थोड़ी सी बाहर निकालो, नहीं टूटेगी वो, ठीक है। तो ये ध्यान अपने को यहाँ पर रखना है। अगला पॉइंट क्या है सर कि कोई भी ग्राफ आप बनाए, वैसे आपके एलपीपी ही एक चैप्टर है जिसमें ग्राफ आएगा, लेकिन वहां ऊपर आप स्केल लिख के आओगे कि आपने ऑन एक्स एक्सिस क्या लिया है। स्केल कहाँ पर आता है, ऑन एक्स एक्सिस आपने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर को कितने यूनिट लिया है, मान लो 1 सेंटीमीटर कितने यूनिट से कितने किलो है। उसी हिसाब से ऑन वाई एक्सिस आपने क्या लिया है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर कितना लिया है, वो आपको देखना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर मान लो 5 सेकेंड्स को लिया है आपने, अगर टाइम है तो। मान लो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू आपने 10 मीटर को लिया है, कुछ भी ले सकते हो आप। यहाँ सेंटीमीटर की जगह यूनिट्स भी चल सकता है। वो जो ग्राफ मिलता है ना, उस पर जो ब्लॉक होता है वो 1/1 सेंटीमीटर का होता है, इसलिए हम ये लेते हैं। आप 1 यूनिट भी ले सकते हो। स्केल कहाँ पर लिखोगे सर, पोजीशन ऑफ स्केल कहाँ पर आएगी। अगर ये आपका ग्राफ पेपर है तो यहाँ पर आता है स्केल, टॉप राइट कॉर्नर। पूरा कॉर्नर पे भी नहीं, बीच में थोड़ा सा नीचे की तरफ। ऊपर आपका नाम आता है, आपको ग्राफ में नाम लिखना होता है, आपको एग्जामिनर खुद भी बोल देंगे, जो भी इन्विजिलेटर वहां पर होंगे। ग्राफ को ढंग से अटैच करना होता है कॉपी के बीच में। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो स्केल लिख के आना है जहां जहां पर पॉसिबल हो। अगला पॉइंट क्या है, राइट द नेसेसरी आइडेंटिटीज। ये तुम लोग टेस्ट में भी नहीं करते हो, ठीक है। नेसेसरी आइडेंटिटीज, कहीं पर sin 2 थीटा का फॉर्मूला लग रहा है, लगाओ। इंटीग्रेशन में कहीं पर सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, लगाओ। अगर आपने यूज किया है कि इंटीग्रेशन ऑफ √(a² - x² dx, तो वो क्या होता है लिख के आओ साइड में डायरेक्ट। मतलब इस यार एक बात बताओ, क्वेश्चन फॉर्मूले पे बेस्ड हो, तुम फॉर्मूला नहीं लिख के आ रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा। मेजर आइडेंटिटी छोटी मोटी भी नहीं कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n हो, कि चलो स्किप किया जा सकता है, ऐसी चीज तो है नहीं आ रही है। ये तो पूरे फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर बना हुआ है, एक एरिया अंडर कर्व्स है कि नहीं है। तो ऐसी आइडेंटिटीज हो, डिफरेंशियल इक्वेशन में तुमने कोई मेथड लगाया हो, तुमने वेरिएबल सेपरेबल लगाया है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करिए, लिखिए उन बातों को। स्टेप्स के ही मार्क्स हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, आप भी तो सॉल्यूशन देखते हो, अब मैं सॉल्यूशन में डायरेक्ट कर दूं, कोई चीज लिखू ही नहीं, तुम्हें फिगर आउट करने में बहुत टाइम लगेगा कि अच्छा स्क्वायर क्या है, रूट क्या है। अगर इन्विजिलेटर को, सॉरी एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में टाइम लग रहा है, वो नंबर उड़ाएगा। सीधी सी बात है। सब लोग इतने अच्छे नहीं होते कि वो आपके एफर्ट्स को देखेंगे, क्योंकि अगर आप कोई चीज लिखना भूल जाते हो जो कि आपकी जिम्मेदारी है, तो उसी के तो मार्क्स हैं, है ना। तो आपको पेपर में स्टेप्स पूरी लिख के आनी है। कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी फॉर्मूला आपने यूज किया है, लिखें। मैं ये नहीं कह रहा कि इतना डीप में जाओ कि a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब लिख रहे हो, अब वो आपके लिए बेसिक है, मत लिखो। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 नहीं लिखना, मत लिखो, इतना सा चलेगा। लेकिन कहीं पर कतई आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किसी से डिवाइड किया है, कॉस कॉमन ले लिया है ना। एक ये प्रोफाइल नहीं होती, ये वाली प्रोफाइल होती है, आपने देखा होगा, cos x प्लस साइन एक्स होल अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, है ना। वैसे तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम खुद ये बनाते हैं, बट मान लो गलती से आपने करा कि आपने cos x ऊपर से भी कॉमन लिया, नीचे से भी लिया, आपने ये बनाना था आपको 1 + tan x - 1 - tan x, है कि नहीं है।
10a प्लस 10b 1 माइनस 10 10b कई बार होता है, अपने को ये बनाना होता है पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये लिखा हुआ है। आप अब ये कैसे आया यहाँ से, यहाँ पर आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड किया, तो लिखो ना इस चीज को, साइड में लिख के आओ, या फिर आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से कॉस को कॉमन लिया, वो भी लिखना पड़ेगा। तो चीजें लिखनी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, ट्राई टू आंसर इन स्टेप्स। हाँ, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन बनता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सर एसएसटी का पेपर थोड़ी हम स्टेप्स पे लिखेंगे, मुझे भी पता है, ठीक है। बात यह है बच्चों कि आप लोग बोर्ड में स्टेप मार्किंग की उम्मीद तो करते हो, बट आंसर खुद ही स्टेप में नहीं दे के आते हो। तुम कई बार पैराग्राफ में तुम्हारे आंसर आ रहे होते हैं, और ये मत कहना कि हम तो करते हैं। अगर आप स्टेप्स में लिखते हो वेल एंड गुड, जो नहीं लिखते हैं उनको पता है ये क्या कैसा पेपर लिख के आते हैं। आपने इतना मिक्सअप करके आंसर को लिखा हुआ है कि स्टेप्स का पता ही नहीं चल रहा है। कहीं पर अगर आपने एक्स की मान लो एक्स वाई जेड निकालना था, अब कुछ सॉल्व करते करते एक्स आ गया, तो इतना तो कर सकते हो ना कि उसको बॉक्स में पैक करके ये लो 2 लाइन बना दो कि लो भाई एक्स निकल गया, फिर 1 लाइन छोड़ के फिर वापस पुटिंग द इक्वेशन ऑफ एक्स इन दिस, फिर मान लो वाई निकल के आ जाता है, फिर 1 लाइन छोड़ के लिखो। टीचर को समझ में तो आना चाहिए कि अच्छा भाई ने 3 स्टेप्स में 3 वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल के दी है, तो गलती से अगर लास्ट वाला वेरिएबल गलत भी आ गया, तो क्योंकि आपने स्टेप्स में आंसर दिया है तो उसे स्टेप मार्किंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये नहीं कहता कि स्टेप मार्किंग बोर्ड में नहीं होती, आपके अगर आप वो देखोगे मार्किंग स्कीम, तो उसमें तो लिखा ही होता है कि इस स्टेप के इतने नंबर है, स्टेप के इतने नंबर है। देखना कभी वेबसाइट से मिल जाती है मार्किंग स्कीम। बट मेरा मुद्दा ये है कि यार देखो मार्किंग स्कीम में भी तो स्टेप में आंसर करा हुआ है ना, तो अगर आप स्टेप मार्किंग की उम्मीद रखते हो, आप ये रखते हो कि यार फाइनल आंसर ही तो गलत है, बाकी तो हमने सही किया था, तो 6 नंबर में से या 5 नंबर में से 2-3 तो मिलने चाहिए, तो आपको भी आंसर स्टेप में ही देना पड़ेगा। पैराग्राफ में वो ढूंढने नहीं बैठेगा, उसने अगर पैराग्राफ देख ले तो वो फाइनल आंसर चेक करता, अगर मिल जाता तो भी पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में 5 के 4 पकड़ा के जाएगा वो। उसमें भी अगर गलत आ रहा है तो उम्मीद मत करना कि वो 1 या 2 देगा। तो स्टेप मार्किंग बहुत से टीचर्स करते हैं, बहुत से नहीं करते, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना मैं कोई भी चीज़ क्लेम कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर मेरे टेस्ट में भी तुम्हें स्टेप मार्किंग के नंबर चाहिए तो स्टेप में लिखो आंसर, साफ बात है। बताओ कि हाँ पहला पार्ट यहाँ खत्म हो गया, दूसरा ये हो गया, किसी एक पार्ट में गलती हो गई तो मैं भी कंसिडर करूँगा हाँ भाई बच्चे ने 2 पार्ट किए हैं। तो स्टेप्स ज़रूरी हैं इफ़ यू वांट स्टेप मार्किंग। समझ में आया? बाकी पूरा कॉन्फिडेंस है कि पूरा आंसर सही लिख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, वो तो बेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। क्या मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लो तुम्हें मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया, 3 इक्वेशंस का, तुमने मैट्रिक्स बना के मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम निकाल सॉल्यूशन निकाल दिया, एक्स वाई जेड कंसिस्टेंट सिस्टम था, ठीक है। अब तुम x = 2 y = 3 या z = 4 निकाल के आ गए, बट क्वेश्चन ने लास्ट में पूछा था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x + y² + z, तुम ये निकाल के नहीं आए, तुम्हें क्या लगता है नंबर मिलेंगे? उसने एक्स वाई जेड कभी पूछा ही नहीं था, उसने तो इसकी वैल्यू पूछी थी। समझ रहे हो? यही लिखा हुआ है। प्लीज राइट द फाइनल आंसर इन वर्ड्स। तुम जब वर्ड्स ढूंढने बैठोगे ना आंसर के लिए, पता है तुम्हें, तुम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए क्वेश्चन फिर पढ़ना पड़ेगा। तुम लास्ट लाइन देखोगे क्वेश्चन क्या भाई इसने पूछा क्या था, वहां जब लास्ट लाइन पढ़ोगे तब फिर तुम्हें निकालोगे अच्छा उसने ये पूछा था। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकाल के आंसर खत्म कर देते हैं। आप ये नहीं, ये तो जेईई मेंस तो बहुत प्ले करता है इस चीज के ऊपर, बोर्ड भी करने लग गए आजकल। जेईई मेंस बहुत ज्यादा प्ले करता है। इफ दिस एंड दिस देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y + z। अब शांति से x y z भी निकलवा सकता था, लेकिन नहीं, x + y + z निकालेगा। उसको पता है बच्चा यहाँ पर आंसर छोड़ने का आदी हो चुका है, वेरिएबल पे आंसर कभी नहीं छोड़ना। आप हमेशा कंक्लूजन लिख के आओ। तुम बोलोगे सर हमने तो लेट द नंबर ऑफ पीपल x माना था, तो माना होगा ना भाई, तुमने माना है। लास्ट में कंक्लूजन तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट तो लिखो, सो द नंबर ऑफ पीपल वर 2, नंबर ऑफ बैग्स वर 3, नंबर ऑफ बॉटल्स वर 4, जो भी तुमने माना है। ऊपर तुमने कुछ भी अज्यूम करा है वो करना जरूरी है, लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आना चाहिए। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट पढ़ने लिखने के लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे कि भाई पूछा क्या है, और मान लो अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस आउट हो गई तो आपको उस टाइम पे वो दिख जाएगी। तो ये आदत बना लो अपनी, ठीक है। मैं भी नहीं कहता कि क्लास में हर क्वेश्चन में करो, क्योंकि तुम्हारे लिए भी बहुत बोरिंग हो जाएगा और बहुत लेंदी हो जाएगा। बट देखो पेपर में हर चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसी को दुल्हन बना के लिखना पड़ेगा तुम्हें, और कुछ नहीं कर सकते हो। आ गई बात समझ में? अगर बात समझ में आ गई तो बहुत ही बढ़िया बात है। हमारी ओर से एसएमवी क्लासेस की ओर से भैया आपको अपने एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक ही बोल सकते हो, और तो क्या ही बोलूँगा। इन स्टेप्स को फॉलो करने का सेंस उन्हीं लोगों के पड़ेगा जिन्होंने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। तो जिन्होंने सिलेबस नहीं किया कर लो यार, और तो क्या ही करोगे। जो भी ये 4-5 दिन का गैप आया, 6 को फिजिक्स का पेपर था तुम्हारा, ठीक है, 11 को मैथ्स का है, तो ये 3-4 दिन का जो भी गैप है इसमें आप रिकॉल करें अपनी चीज़ों को,
कुछ नया पढ़ने बैठ रहे हैं तो कोशिश करें कि पुराने के लिए भी रिवीजन का आप उतना ही टाइम दें ताकि आप जो नया है वो भूल ना पाए। ठीक है, लास्ट के दिन कुछ भी नया ना पढ़ें, पुराने को रिकॉल करें। कुछ नया पढ़ना रह गया टॉपिक तो जल्दी से वन शॉट रिवीजन देख देख के उसका आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये स्टेप्स को फॉलो करिएगा। किसी से हेल्प मिली, इंग्लिश वाले वीडियो में जो मैंने बताया था उससे हेल्प मिली तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप अगर सब्सक्राइब करते हो, क्योंकि देखो ये डेड वीडियो है, 11 मार्च के बाद ये कतई काम नहीं आने वाला। तो मैं आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ कि आप 11 मार्च को इस वीडियो से कुछ फायदा ले सको। इंग्लिश वाला वीडियो है वो डेड है, वो हो सकता है अगले साल काम आए, तब तक मैं उसका दूसरा वर्जन बना दूंगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये मेरे लिए वन टाइम वीडियो है, इसका कोई यूज नहीं होने वाला। बट अगर आपको पसंद आ रही है तो एटलीस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करें, परमानेंट मेंबर बने ताकि आपको फायदा मिले। सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, हमारी हेल्प होती है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों मिलते हैं अपन अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।